Good morning, students. Today I am Prakash Bisoha, teacher of account subject. Welcome you in SD E-classes. जैसा कि बेटा आप जान रहे हो कि ड्यू टू कोरोना हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आपको दे रहे हैं, तो आशा करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और अपने अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके बाद बेटा क्या है कि जैसा हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमने लास्ट डे भी जो किया था कि अकाउंटिंग टर्म्स, हमारा जो टॉपिक क्या है बेटा मेन का भी जो चल रहा है अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक। अकाउंटिंग टर्म्स भाई बता रहे हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जो अकाउंटिंग में रोज यूज होते हैं, तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं इनको जो हम यूज करते हैं, इनके जो स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में बेटा आगे चलते हुए आज हम दोबारा से नेक्स्ट जो आपको बता रहे हैं कि अगली जो हमारी टर्म है वो क्या है बेटा, कॉस्ट है। क्या है नेक्स्ट हमारी, कॉस्ट। देखिए लागत, कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, लागत बोलते हैं। कि लागत क्या होती है भाई, कोई भी गुड्स या सर्विसेज, कोई भी चीज हमने जो ली है या किसी से कोई जो सेवाएं जो ली हैं, उसके बदले में जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, जो भी हम क्या कर रहे हैं भाई, पेमेंट्स जरूरी नहीं हो पैसा ही हो, उसके बदले में हो सकता है कोई सामान दिया हो, कोई और हमने कोशिश की हो, तो वो चीज क्या है, उसकी कॉस्ट है। आई बात समझ में नहीं आई? क्या है भाई, कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज, जो क्या है बेटा, जो कॉस्ट है उसको हम ऐसे टर्म करेंगे एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज given up in exchange of some goods and services। जो भी हमने क्या है, किसी जो आपकी गुड्स या फिर बेटा इसको क्या बोले, या बोलो इसको, और सर्विसेज, भाई जो भी हमने गुड्स या सर्विसेज ली हैं तो उनके बदले में जो भी चीजें, जो भी संसाधन हमने दिए हैं वो क्या है बेटा, हमारे लिए कॉस्ट है। मान लीजिए मैंने पेन लिया है, इसके बदले में मैंने क्या किया, दूसरे आदमी को एक डस्टर दिया है, तो इस पेन की कॉस्ट क्या है, ये डस्टर है। अगर मान लीजिए इस पेन के बदले में मैंने 10 रुपए दिए हैं या 20 रुपए दिए हैं, तो ये क्या है बेटा, इसकी ये 10 रुपए क्या है, इसकी कॉस्ट है। मान लीजिए इसे एक पेन के बदले में मैंने क्या किया भाई, 1 घंटा वहां उसको कुछ समझाया या काम किया, पढ़ाया है, तो वो 1 घंटा जो मैंने पढ़ाया वो क्या है, उसकी कॉस्ट है। आई बात समझ में कि कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है बेटा, कि कोई भी रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज ऑफ सब गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो लिए उसके बदले में जो कुछ भी हमने क्या है भाई, संसाधन दिए हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, आपका कॉस्ट कहलाता है। आई बात समझ में? क्या है भाई आपका, द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जो रिसोर्सेज हमने जो दिए हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकते हैं या इक्विवेलेंट टू मनी हो सकते हैं, जिनको हम मेजर किस में कर सकते हैं, इन रुपीज में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज के बदले में रुपए ही दिया जाए, हो सकता है हमने कोई दूसरी चीज दी हो, उसके बदले में कोई सामान दिया हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी कर सकते हैं। तो जो भी चीज हमने बदले में दी है, चाहे वो भाई पैसा हो या पैसे के इक्विवेलेंट कोई और सामान दिया हो, वो चीजें क्या कहलाएंगी भाई, कॉस्ट कहलाएंगी। The Chartered Institute of Management Accountant London has defined the term cost as cost is the amount of expenditure incurred on। जो cost क्या है भाई, amount of expenditure जो हमने incurred किया है, attributable है to specified thing or activity। This specific thing or activity may be a product, service or any activity। कोई भी चीज जो हमने भाई क्या है ली है, कोई सर्विस ली है, कोई चीज ली है या कोई और एक्टिविटी हुई है, उसके बदले में जो भी हमने कुछ दिया है, जो भी हमने एट्रीब्यूट किया है या जो भी हमने कुछ है उसको एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस जो किए हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी
कॉस्ट कहलाता है। भाई किसी चीज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, उसकी कॉस्ट कहलाएंगे। आई बात समझ में कि कॉस्ट क्या है। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी है, एक मशीनरी खरीदी, तो उस मशीनरी को हमने कितने में खरीदा, 20,000 रुपए में। एक मशीन खरीदी है, आप एज्यूम कीजिए 20,000 रुपए की। उस मशीन पे हमने क्या किया भाई, लाए तो कैरिज दिया, कैरिज या फ्राइट दिया, भाड़ा दिया, तो भाड़ा दिया भाई उस पर हमने 1,000 रुपए, उसको लाके लगवाया तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिए, उसने कितने 2,000 रुपए। तो उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी हुई, उस मशीनरी की कॉस्ट कितनी हुई बेटा, क्योंकि जो 1,000 रुपए लाने का, जो उसको लाने में लगाए वो भी तो उसी की कॉस्ट का ही हिस्सा है। और उसको भाई क्या किया हमने, हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो पे करे हैं, जो इंस्टॉलेशन के जो खर्चे जो हमने दिए हैं वो भी क्या है, इंस्टॉलेशन के खर्चे भी क्या है हमारे लिए एक भाई उसी की कॉस्ट है। तो इन सभी चीजों की यानी कि जो मशीनरी खरीदी है उसकी कॉस्ट जो है भाई वो कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 23,000 हो जाएगी। जैसे आपको और बताता हूँ भाई, मैंने एक मकान बनाया, एक मकान बनाया, तो मकान बनाया तो उसमें उसके लिए हमने क्या किया भाई, बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया भाई, हमने क्रेशर मंगवाया, हमने भाई ब्रिक्स ईंटें मंगवाई, सीमेंट लगाया, जो भाई काम करने वाले जो मिस्त्री वगैरह जो थे उनको हमने क्या मेहनताना दिया। तो ये सभी चीजें अलग अलग ना होके क्या है भाई, ये सभी चीजें क्या है, उस बिल्डिंग की कॉस्ट है भाई। वो बिल्डिंग भाई हमने कितने में ली या कितने में बनवाई, तो उसमें भाई हमने जो जो खर्च किया है, चाहे रोड़ी है, चाहे बजरी है बेटा, सीमेंट है, ईंटें हैं, जो मिस्त्री है या जो भाई और लेबर जो है, उन सभी को जो पेमेंट्स जो हमने किए हैं वो सारी चीजें क्या है बेटा हमारे लिए कॉस्ट है। आई बात समझ में किसकी, उस बिल्डिंग की। आई बात समझ में। तो भाई कोई भी जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसके पर एवज में हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, द कंजम्पशन ऑफ ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज, और भाई क्या है उसके बदले में हमने क्या किया, जो रॉ मटेरियल यूज किया, जो लेबर को जो पेमेंट किया, जो मशीनरी जो यूज की है, वो सारी चीजें क्या, उन सभी का टोटल क्या है, उसके लिए एक कॉस्ट है। आई बात समझ में। जो चीज हम बना रहे हैं वहां उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट क्या है भाई, कोई भी जो हमने प्रोडक्शन किया है तो उसके बदले में जो भी हमने एक्सपेंसेस जो किए हैं वो क्या है हमारे लिए कॉस्ट है। या कोई भी हमने क्या भाई गुड्स और सर्विसेज जो ली हैं उसके बदले में जो भी हमने पेमेंट्स की हैं, जो भी हमने क्या किया है, पेमेंट्स का मतलब भाई मैंने आपको बताया जो भी रिसोर्सेज हमने दिए हैं वो सारे क्या है बेटा कॉस्ट होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है बेटा गुड्स। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, गुड्स। मैंने आपको लास्ट जब परचेज पढ़ा रहा था वहां भी मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया था, क्योंकि हमने बताया था आपको केवल जो भाई क्या है गुड्स की जो परचेजिंग है केवल उसी को परचेज अकाउंट में लिखा जाता है, बाकी सभी अलग का क्या है स्पेसिफिक अकाउंट होता है। ऐसे ही भाई भैया क्या है जो सेल्स अकाउंट की हमने बात की थी, सेल्स की बात की थी, जो सेल्स है उसमें भी केवल क्या है सेलिंग ऑफ गुड्स को ही मेंशन किया जाता है। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या था भाई, सेल्स रेफर टू ओनली सेलिंग ऑफ ए गुड्स। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न इनके बारे में बात किया था, तो वहां थोड़ा मैंने आपको बताया था। इसको थोड़ा और हम आज ब्रॉडली थोड़ा विस्तृत तौर पे आपको समझाते हैं कि गुड्स क्या है। क्या है भाई, गुड्स आर द कमोडिटीज, गुड्स आर द कमोडिटीज परचेज फॉर ए रीसेल, परचेज फॉर द पर्पज ऑफ ए रीसेल, जो रीसेल के पर्पज से जो कमोडिटीज हमने खरीदी है। या फिर क्या है भाई, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसीड टू फिनिश्ड गुड्स, जो हमने भाई रॉ मटेरियल खरीदा है किसमें, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड फॉर द पर्पज ऑफ ए सेलिंग, जो हमने सेल करने के, विच इज मीन टू सेल, जिसका अर्थ ही क्या है, जिस किस लिए खरीदा है हमने भाई, बेचने के लिए खरीदा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, गुड्स कहलाएगा। आई बात समझ में। देखो और बताता हूं आपको मैं कि गुड्स का मतलब क्या है। सिंपल सी चीज याद रखना कि गुड्स जिसमें कोई बिजनेस डील करता है, क्या है, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच ए बिजनेस इज ए डील। क्या है भाई, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच ए बिजनेस डील। देखिए commodities, goods are the commodities in which a business deals,
जिसमें बिजनेस से डील करता है। या भाई क्या है, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for the purpose of resale, ठीक है। और भाई जिसको क्या है, विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द परचेज फॉर रीसेल एज रॉ मटेरियल, विच यूज टू प्रोड्यूस ऑफ finished goods and are meant for sales। जो सेलिंग के पर्पज से, क्या है भाई, जो सेलिंग के पर्पज से जो हमने खरीदी है, जो बेटा क्या किया हमने, सेलिंग के पर्पज से जो चीजें खरीदी हैं वो क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको बताता हूं, या जिसमें सिंपल सी बात है भाई, ये चीज आप ध्यान रखो, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच ए बिजनेस डील। भाई गुड्स क्या है, वो कमोडिटी है जिसमें कोई बिजनेस क्या करता है बेटा, डील करता है। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि एक कपड़े का व्यापारी है, क्या है, एक क्लॉथ मर्चेंट है, तो उसके लिए जो कपड़ा खरीद रहा है और बेच रहा है वो क्या है बेटा, उसके लिए कपड़ा क्या है, एक गुड्स है। आई बात समझ में। जबकि वो अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए अगर कोई सोफा खरीद रहा है, कोई टेबल वगैरह खरीद रहा है, तो वो क्या है बेटा, उसके लिए गुड्स ना होके क्या है, उसका एक असेट है, यानी कि फर्नीचर उसके पार्टिकुलर नाम से के असेट है। ऐसे ही कोई जैसे भाई फर्नीचर का मर्चेंट है, कोई फर्नीचर का व्यापारी है, तो फर्नीचर का जो व्यापारी है उसके लिए क्या है, जो भी फर्नीचर है वो फर्नीचर क्या है बेटा, उसके लिए गुड्स है। जबकि वो अगर कपड़ा खरीदता है, मान लीजिए कर्टेंस खरीदता है कोई और, तो वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो भाई गुड्स क्या है कि गुड्स आर द कमोडिटीज, गुड्स में वो कमोडिटीज हैं जो रीसेल के पर्पज से खरीदे हमने। जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, वो क्या करता है भाई, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदता है और बेच देता है, तो उसके लिए जो गारमेंट्स उसने जो खरीदे वो क्या है बेटा, उसके लिए क्या है, गुड्स है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि कोई भी और भाई, जैसे अगर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की बात करें, तो जो भी चीज उसने एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उससे जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बना के आगे, यानी जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, कोई बिजनेस भाई कुछ चीज बनाता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको बनाता है, उसके बाद उसको बेच देता है, तो वो सारी चीजें क्या है भाई, जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो भी गुड्स हैं, जो उसने उसको माल बनाया है वो भी, और अब बना के वो बेच रहा है, तो वो सारी चीजें क्या है भाई, उसके लिए गुड्स हैं। आई बात समझ में। तो उसके बाद भाई क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारा वाउचर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारा वाउचर है। क्या है, देखिए वाउचर क्या होता है, आपको समझाता हूं कि कोई भी जब लेन देन होता है, हमने आपको पढ़ाया कि भाई हम सभी ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेते हैं भाई, एक बुक होती है जर्नल, जिसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। सभी ट्रांजैक्शन को एक बुक है जिसको बोलते हैं जर्नल, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो भाई किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, पहली बात तो ये भाई, किस चीज को, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से क्रेडिट करना है, तो ये किससे पता चलेगा, कौन बताएगा, वाउचर बताएगा। उसके बाद भाई जैसे कोई अकाउंटेंट हो गया, और वो अकाउंटेंट जरूरी नहीं बेटा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखे सारी सही लिखे, वो क्या कर सकता है, गलत भी लिख सकता है। भाई मान लीजिए उसने कोई चीज खरीदी है 5,000 की, और उसने भाई क्या किया, उसको 15,000 बना के लिख दिया। हो सकता है उसने कोई चीज खरीदी ना हो, उसने कहीं से बिल बनवाया और ऐसे उसकी रिकॉर्डिंग कर देगा, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन चीजों को रोकने के लिए, ऑथराइजेशन के लिए क्या बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है,
जिसके ऊपर ये बताया जाता है ये अकाउंट डेबिट करना और ये क्रेडिट करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं। वो जो ऑथराइज आदमी जो साइन करता है वो भाई क्या करता है, ऑथराइजेशन दे देता है भाई हाँ ये ठीक है ट्रांजैक्शन, भाई ये जो बिल है ये सही है, इसकी एंट्री होनी चाहिए, तो वो क्या कर देता है उसके ऊपर भाई साइन कर देता है। अब जब वो क्या करेगा भाई वाउचर पे साइन कर देगा तो भाई उसके आधार पे वाउचर के आधार पे क्या कर दी जाएंगी, जर्नल में आगे एंट्री कर देंगी। यानी कि ये क्या देता है भाई एक जो हमारे जो अकाउंट्स उनको वेरीफाइड कर देता है कि भाई जो वाउचर के आधार पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है इसका मतलब सारी क्या है, वेरीफाइड है, एकदम सारी सही है, रिलायबल है, भाई जो भी अकाउंटेंट उसने कोई गड़बड़ नहीं की है। आई बात समझ में? यानी कि वाउचर इज दैट फर्स्ट डॉक्यूमेंट। वाउचर क्या है भाई, वो पहला डॉक्यूमेंट है जो विच टेल अस अबाउट द विच अकाउंट इज डेबिटेड और विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होना है बेटा और कौन सा अकाउंट क्या होना है, क्रेडिट होना है। उसके बाद भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, और विच हैव ए सीरियल नंबर। प्रत्येक फर्म के अपने अपने अलग अलग वाउचर होते हैं, सभी के ऊपर क्या होते हैं भाई सीरियल नंबर होते हैं और सभी के ऊपर एक ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं, और सभी क्या होते हैं भाई इन सीरीज होते हैं, सीरियल नंबर डला होता है, सभी के ऊपर क्या होता है नंबर डले होते हैं कि भाई पहली ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर, सेकंड ट्रांजैक्शन, जो भी भाई क्या होगा सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसके आधार पे हम पहले एक वाउचर प्रिपेयर करेंगे, फिर वाउचर की मदद से हम उसको क्या करेंगे भाई जो भी आपकी जर्नल है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में? क्या है बेटा कि वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे and on the basis of which business transaction are first of all recorded in the books of a accounts। जो भाई क्या है जो वाउचर है, वाउचर इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट on which a transaction is firstly recorded। क्या है भाई आपका वाउचर, वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसपे कोई ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। आई बात समझ में? ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ए सेपरेट वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से वाउचर बनाया जाता है। एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये बताता है भाई किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। द फॉर्म ऑफ ए वाउचर वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म सिंस वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय डिफरेंट फर्म इन देयर ओन नेम्स। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट and each voucher is numbered and countersigned by a authorized person। प्रत्येक उसके ऊपर वाउचर के ऊपर क्या होते हैं भाई नंबर्स डले होते हैं और उसके ऊपर क्या होता है एक ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद वाउचर क्या होता है कि वाउचर बेटा वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, जो ये बताता है भाई कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। प्रत्येक फर्म अपने अपने नाम से अलग अलग वाउचर छापती हैं और प्रत्येक वाउचर पे भी क्या होता है एक ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होते हैं और सभी पे नंबरिंग होती है, 1 2 3 ऐसे नंबर्स डले होते हैं। आई बात समझ में? अब वाउचर के बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा जो भाई क्या है टर्म है वो है एक और इम्पोर्टेंट टर्म है और वो है भाई डिस्काउंट। देखिए कि डिस्काउंट क्या होती है। डिस्काउंट का नाम लेते ही सभी को पता है कि भाई छूट, कोई भी छूट जो क्या हो सकती है, छूट 2 तरीके से हो सकती है बेटा कि छूट एक तो ये हो भाई कम पैसे में ज़्यादा सामान ले लो, ये भी तो एक छूट हुई ना भाई। हम केवल यही छूट नहीं मानते कि एक तो आपने छूट का नाम लेते आपके सबसे पहले दिमाग में आता है कि 100 रुपए की चीज कि कितने देने पड़े, 90 देने पड़े। सही बात है, तो क्या कहोगे भाई 10 रुपए की हमें छूट मिल गई। ये नहीं हो सकता कि 100 रुपए में हम 110 रुपए की चीज ले लें, तो वो भी क्या है, ये भी देख छूट दी गई कि भाई कम पैसे में हमें ज्यादा चीजें
मिल रही है। ये भी तो एक डिस्काउंट है, यानी कि भाई क्या है, डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए सेलर टू इट्स कस्टमर्स। जो डिस्काउंट है वो किसके द्वारा, एक सेलर द्वारा उसके कस्टमर्स को दी जाती है एट ए फिक्स्ड परसेंटेज। किसके ऊपर भाई, एट ए फिक्स परसेंटेज और ऑन इट्स कैटलॉग प्राइस। जो उसके कैटलॉग प्राइसेस हैं उनके ऊपर दी जाती हैं ऑफ ए गुड्स। इट इज कॉल्ड, क्या है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई क्या है, इट इज ए रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। भाई देखो पहली बात तो हम ये लिख लेते हैं, इट इज ए रिबेट गिवन बाय ए सेलर टू हिज बायर्स। सेलर द्वारा जो उसके बायर्स को जो छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है बेटा, डिस्काउंट कहलाता है। तो अब डिस्काउंट जो है वो भाई दो तरीके का होता है। एक तो होता है बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या है बेटा आपका कैश डिस्काउंट। देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो बेटा सीधी सी बात याद रखना, इट प्रॉम्प्ट टू सेल्स। ये किसको बढ़ाती है, सेल्स को बढ़ाता है। भाई जब भी कोई बायर सेलर जो है, जो बायर्स को उसकी जो भाई एक फिक्स परसेंटेज से भाई उसको देता है, भाई आप माल खरीद लीजिए, आपको 10,000 का माल आज 9,000 में मिल जाएगा, या भाई कैटलॉग प्राइसेस पे जो लिस्ट प्राइसेस उन पे दे दिया, भाई क्या कर दिया कि भाई 10,000 का माल उठा लो आप, ठीक है ना, उसको आपको कितने का मिल जाएगा, भाई आपको 9,000 रुपये में मिल जाएगा, या भाई 10,000 में आपको 12,000 का माल मिल जाएगा। बात तो वही है, यानी कि जो डिस्काउंट सेल्स को बढ़ाती है, कौन सी, वो डिस्काउंट जो सेल्स को बढ़ाती है क्या कहलाती है, ट्रेड डिस्काउंट। ये सेल्स पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो क्या करती है, कि भाई वो उस सामान नगद खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है, भाई कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स, इस चीज से कोई रिलेशन नहीं होता। मोस्टली जो होलसेलर्स जो होते हैं, जो कंपनी है, जो होलसेलर्स को जो माल दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, आपके ट्रेड डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक्चुअली ये भाई क्या होता है, ये केवल सेल्स को, इसमें हम क्या करते हैं भाई, मान लीजिए 10,000 में हम 12,000 का, जहाँ 10,000 का सामान मिलना था हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, केवल हमें गुड्स का नुकसान है। यहाँ पे केवल किसका नुकसान है बेटा, गुड्स का है। डिस्काउंट तो है पर किसके ऊपर है, ऑन गुड्स, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लिख लीजिए, इट इज नॉट रिकॉर्डेड in the books of accounts। इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, सीधा हम घटा के इसको लिख देते हैं। आई बात समझ में। इन रियलिटी में डायरेक्टली जो सेलर है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये कोई पैसे का नुकसान नहीं है। आई बात समझ में। आपको फिर बताता हूं, देखिए ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट है जिसमें क्या किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट में कि जो सेलर्स हैं वो बायर्स को क्या करते हैं, एट ए फिक्स परसेंटेज जो देते हैं ऑन द परचेजिंग ऑफ गुड्स या कैटलॉग प्राइसेस पे। भाई कैटलॉग प्राइसेस पे ये दिया जाता है, भाई आप 10,000 का माल खरीदो, आपको 9,000 ही देने पड़ेंगे, 10,000 में आपको 12,000 का माल मिल जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। भाई क्या करना है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसको हम सीधा ही इनवॉइस में घटा के लिखते हैं। उसके बाद सेकंड जो है बेटा हमारा कैश डिस्काउंट है। दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। भाई आप देखो सीधी सी बात, इसके लिए भी लिख लो, इट प्रॉम्प्ट्स द पेमेंट। ये पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, वो तो बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था ट्रेड डिस्काउंट। भाई लोग क्या सोचेंगे, भाई कम पैसे में ज्यादा का माल मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ले लो, नगद उधार कैसे भी ले लो, सेलर भी चाहता है बिक जाए, कैसे भी खरीद ले ले। बट इसमें क्या होता है, कैश डिस्काउंट में, इसमें जो भाई
आपके जो सेलर्स हैं वो बायर्स को भाई क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट्स द पेमेंट्स को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 10,000 का 5% यानी कि भाई 500 रुपए क्या कर दी जाएगी, डिस्काउंट दे दी जाएगी, यानी कि आपको 9,500 ही देना पड़ेगा। यानी कि केवल जो भाई क्या है, जो पेमेंट्स है उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि उधार जो माल बेचा जा रहा है उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ओनली कैश सेल्स के ऊपर या जो पेमेंट्स है उन्हीं के ऊपर ये डिस्काउंट दिया जाता है। आई बात समझ में। यहाँ भाई फर्म को भाई क्या है, भाई एक्चुअली हम मुझे किसी आदमी से 10,000 रुपए लेने थे, मैंने तो 10,000 रुपए लेने थे क्योंकि माल बेचा है 10,000 का, अब पैसा कितना मिला है, केवल 9,500, तो ये फर्म के लिए पैसे का नुकसान है, और नुकसान है तो भाई इसको हम क्या है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ में कि ये जो डिस्काउंट है ये भाई बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या हो गया भाई आपका, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब भाई जो कस्टमर्स उसको तुरंत पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, हमें कैश डिस्काउंट बोलते हैं। आई बात समझ में आया होगा आपको कि भाई डिस्काउंट क्या है, कि जो भाई जो रिबेट जो दी जाती है सेलर के द्वारा उसके बायर्स को, वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है बेटा, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। याद रखने के लिए सीधी सी बात है भाई, जो ट्रेड डिस्काउंट वो बिक्री के लिए किया जाता है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो किसके लिए, पेमेंट्स करने के लिए। भाई जब कस्टमर्स को कहा जाए कि भाई आप अगर 10 दिन में भाई पैसा दे दोगे तो आपको क्या करेंगे, आपको 10% कम देना पड़ेगा, यानी कि कुछ पैसा कम देना पड़ेगा, तो कैश डिस्काउंट है। पर अगर वो बिक्री पे दे रहे हैं, भाई आप माल खरीद लिए, भाई आप चाहे वो नगद उधार कैसे खरीद लीजिए, 10,000 का माल खरीदोगे तो आपको क्या करना मिलेगा, 12,000 का माल मिलेगा। यानी कि जो भाई क्या एक फिक्स परसेंटेज से या कैटलॉग प्राइसेस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरी बात जो है आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बड़ा ही पॉपुलर है ये टर्म आपका। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि बेटा जीएसटी। क्या होता है कि भारत में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं भाई सेल्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, कहीं कस्टम ड्यूटी था, कहीं एक्साइज था, कहीं सेल्स टैक्स था, कहीं ऑक्ट्रॉय था, कहीं सीएसटी था, कहीं वैट था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। और यहाँ पे क्या था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, और जो भाई बड़ी परेशानी होती थी कैलकुलेशन में। बट इसमें क्या हुआ, जो इंडियन जो गवर्नमेंट उसने सभी टैक्सेस को खत्म करके एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जो क्या है भाई, ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा आर मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स दैट इज नोन एज ए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई बात समझ में कि क्या है भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, कि भारत सरकार ने सभी टैक्सेस को खत्म करके, पहले क्या होता था भाई, एक आपका ऑक्ट्रॉय लगता था, एक सेल्स टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, तो इतने सारे टैक्सेस थे। तो जिनको भाई जिनके लिए भाई क्या था, एक तो लोग जो पेमेंट्स करते थे वो उससे भाई क्या है पीछा छुड़ाते थे। दूसरी चीज जो मेन जो थी भाई, टैक्स के ऊपर टैक्स, चीजों के जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाते थे। भाई मैंने यहाँ से क्या है भाई, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल बेचते थे तो वहाँ पे लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जब सेम स्टेट के अंदर भाई क्या करते थे माल बेचते थे, जैसे हम मान लीजिए हरियाणा की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जो हम माल बेचते थे तो वहाँ पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो सीएसटी थे, वैट थे भाई, यहाँ से हरियाणा से एक डिस्ट्रिक्ट में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हम जब माल भेजा तो वहाँ पे क्या लगा भाई, आपका क्या लगा भाई, वहां पे वैट लगा। फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया तो भाई पहले वैट ऐड हो गया कीमतों में, वैट ऐड होने के बाद फिर उसके ऊपर सीएसटी लग जाता था, यानी कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो सरकार ने इन सभी टैक्सेस को खत्म करके केवल एक सिंगल जो टैक्स उसमें मर्ज कर दिया सभी टैक्सेस को, और जिसका नाम क्या है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आई बात समझ में। उसके बाद
क्या है कि आपकी जो अकाउंटिंग टर्म्स का जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। स्टे एट